हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज 18 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 18 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस स्पेशल चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय टेलीविज़न एकेडमी पुरस्कार के 20वें संस्करण में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये भी हाल ही में शामिल की गई हैं एकता कपूर। ITA यानी कि इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड का ये रहा है 20वां संस्करण। इसी में हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई है एकता कपूर, जो कि टीवी प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर भी हैं। लास्ट ईयर इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है धर्मेंद्र, इन्हें अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। सोनू सूद, इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि कुछ समय पहले ही जो अमिताभ बच्चन जी हैं, इन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में चितौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है? यह आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चितौरा झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और इसी के विकास कार्य का जो उद्घाटन है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और ये जो चितौरा झील है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। बहराइच, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, इसी बहराइच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी गई है। इसी बहराइच से 8 किलोमीटर दूर स्थित है ये झील, जिसका नाम है चितौरा झील, और ये झील एक हिंदू तीर्थ स्थल भी है। अब ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो इससे रिलेटेड आप कुछ फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती है, कुल 80, जबकि यहाँ से राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व चर्चे में रहा है, जिसे टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। 2018 में ही सैमसंग का, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा ये जो सैमसंग कारखाना है ये नोएडा के सेक्टर 81 में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बन रहा है नोएडा में। इसके अलावा भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल ये मथुरा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली रोबोट पेंटर कौन बनी है जो कि आईना देख करके अपनी तस्वीर बना लेती है? तो ये बन गई है आइदा, मतलब कि इस रोबोट का नाम है आइदा। और 19वीं सदी की एक गणितज्ञ रही हैं जिनका नाम था अदा लवलेस। इसी के नाम पर इस रोबोट का नाम रखा गया है। और आइदा दुनिया की पहली रोबोट पेंटर है जो कि आईना देख करके अपनी तस्वीर बना लेती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी है। आप देख भी सकते हैं, ये एकदम ह्यूमन के जैसे दिखती है। और ये विश्व की पहली अल्ट्रा रियलिस्टिक रोबोट है जो कि अपनी आँखों और हाथों के थ्रू पेंटिंग बना लेती है। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है रोबोट आइदा। अब यदि हम अदर रोबोट को डिस्कस करें जो कि बीते समय में चर्चे में रहे हैं, तो सबसे पहले यदि हम बात करें रश्मि रोबोट की। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये भारत का ही रोबोट है। हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट है रश्मि, जिसे कि झारखंड की जो राजधानी है रांची के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। यदि हम बात करें सोफिया रोबोट की, तो दुनिया की ऐसी पहली रोबोट है सोफिया जिसे इंसानों की तरह ही नागरिकता प्राप्त है। यदि हम बात करें व्योम मित्र की, तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया था जिसका नाम व्योम मित्र रखा गया। भारत इस वर्ष कितने किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू कर देगा? तो इसकी मारक क्षमता है 160 किलोमीटर। और देखिए 160 किलोमीटर दूरी से मार गिराने की क्षमता वाली ये जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है, इसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में वॉर करने वाली मिसाइल है।
और इस परीक्षण के साथ ही जो अपना देश भारत है ये पाकिस्तान और चाइना से भी आगे निकल जाएगा। और भारत इसे किसके ऑप्शन के रूप में तैयार कर रहा है? तो फिलहाल तो भारत फ्रांसीसी और इजराइल का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल करता है, लेकिन जब इस अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण हो जाएगा इसके बाद भारत अपना ये स्वदेशी मिसाइल इस्तेमाल करेगा। आप लोगों के लिए ये जो रेलवे की स्पेशल ई बुक है जिसमें कि रेलवे के 7600 वन लाइनर क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, मतलब कि रेलवे की तैयारी के लिए, जिसमें कि 5000 जीके के क्वेश्चन हैं, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं। इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और देखिए, अब हो सकता है आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगले 2 दिनों तक यहाँ नर्मदा जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया जाना है, जिसके कारण पूरे शहर में स्पीकर लगे हुए हैं, तो आप लोगों को मैनेज करना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, यानी कि सीधे प्रसारण के लिए? तो ये अनुमति दी गई है BCCI को, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। तो देखिए, भारत में ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल की जो मंजूरी है ये तो 3 साल पहले ही दे दी गई थी, और इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। यदि आप लोगों ने ड्रोन पॉलिसी नहीं पढ़ी है तो चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना उतना ज़रूरी भी नहीं है। तो देखिए, जो ड्रोन पॉलिसी है इसमें 250 ग्राम या इससे के जो ज़्यादा वजन के ड्रोन हैं इसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा, जिन्हें हम नैनो ड्रोन कहते हैं। मतलब कि जो 250 ग्राम वजनी ड्रोन है इन्हें कहा जाता है नैनो ड्रोन। तो ये तो अलाउ होंगे, मतलब कि इसके लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसे केवल 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ाने की परमिशन दी जाएगी, और इससे जो वजनी ड्रोन होंगे इसके लिए परमिशन लेना अनिवार्य होगा। अब ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है आप सभी जानते ही हैं। तो अभी हाल ही में जो BCCI है, BCCI के 2021 में जो भी टूर्नामेंट होने हैं उसकी कवरेज के लिए इसे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी गई है। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है, गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो कि पिछले 6 साल से राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, इनका कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, और इसके बाद राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं ये बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस नेता हैं। तो देखिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू जी, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही होते हैं राज्यसभा के सभापति। तो M वेंकैया नायडू जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्हें राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है विपक्ष दल के नेता की, तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल फैक्ट बता देती हूँ। जैसे कि संसद के दोनों सदनों में, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही एक एक विपक्ष का नेता होता है। अच्छा, ये विपक्ष का नेता आप इससे समझ क्या रहे हैं? तो देखिए, विपक्ष कहने का मतलब ये है कि जो भी सत्ता दल होती है, सत्ता दल जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके विपक्ष में जो भी दल बैठते हैं, इन दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं उसी दल के किसी सांसद को विपक्ष का नेता चुना जाता है। हालांकि एक शर्त यह है कि उस दल को कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होना चाहिए, तभी इससे विपक्ष का नेता चुना जा सकता है, और उसे ही विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलती है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे, जो विपक्ष का नेता है इसे ही कहा जाता है छाया मंत्री। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता का जो पद है इसे 1977 में मान्यता मिली थी, और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए, विपक्ष का कार्य ही क्या है आप सभी जानते हैं। जो भी सत्ता दल है, मतलब कि सरकार की आलोचना करना, ये इनका प्रमुख कार्य है। और अमेरिका में यदि देखा जाए तो ऐसे काम करने वालों को अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है, और यदि ब्रिटेन में देखा जाए तो जहाँ इस तरह की व्यवस्था होती है ब्रिटेन में, इसे शैडो कैबिनेट कहा जाता है। हाल ही में इंडियन नेवी में स्कॉर्पियन कैटेगरी में तीसरी पनडुब्बी को शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS करंज, जिसे कि आप देख भी सकते हैं। तो देखिए, इंडियन नेवी का जो P75 है, P75 यानी कि परियोजना 75, इसी के तहत स्कॉर्पियन कैटेगरी में पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। इसके पहले ऑलरेडी
INS खंडेरी और INS कलवरी को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और अब ये है स्कॉर्पियन कैटेगरी की ही तीसरी पनडुब्बी जिसे अभी हाल ही में मुंबई में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ से आप लोगों ने स्कॉर्पियन कैटेगरी में 3 पनडुब्बियों के नाम याद रख लिए हैं, INS खंडेरी, INS कलवरी और INS करंज। 2 नाम और हैं। देखिए जो चौथी पनडुब्बी है जिसका नाम है वेल्ला, इसका ट्रायल 2019 में किया गया था। 5वीं पनडुब्बी है INS वागीर जिसका ट्रायल 2020 में किया गया, लेकिन अभी इन 3 को शामिल किया गया है इंडियन नेवी में। तो INS करंज के शामिल होने के साथ ही इंडियन नेवी की ताकत और मजबूत हो गई है। यदि हम बात करें इंडियन नेवी की तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल कर्मवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला फागुन उत्सव मनाया गया है? तो बसंत ऋतु का ये जो पहला दिन है फागुन उत्सव ये मनाया गया है बांग्लादेश में। आप सभी जानते हैं कि भारत में वसंत ऋतु का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस ऋतु के आने के साथ ही मौसम में काफ़ी अच्छे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और सरस्वती पूजा तो आप सभी ने अभी की ही होगी वसंत पंचमी के दिन। और ये जो फाग उत्सव है ये भारत में विशेष रूप से ब्रज में मनाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये पहली बार अभी हाल ही में मनाया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश को आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है संप्रति। कुछ यहाँ पास है भाषण 4 द्वीप जहाँ बांग्लादेश गवर्नमेंट रोहिंग्या शरणार्थियों को शिफ्ट कर रही है। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई छावनी पोर्टल ये भी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की विशेषता क्या है? तो देखिए इस पोर्टल के हेल्प से छावनी एरिया यानी कि कैंटोनमेंट एरिया में रहने वाले जो भी निवासी हैं ये नागरिक समस्याओं से संबंधित अपनी जो भी शिकायत हैं ये ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। साथ ही ईज़ ऑफ लिविंग को ये बेहतर बनाने का कार्य करेगा। इसी के साथ इस ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये सभी आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। और इसे ही लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है यानी कि निर्वाचन क्षेत्र? तो ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुदुचेरी में अभी चुनाव होने हैं और चुनाव के ठीक पहले यहाँ की जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी जी, इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है और इनके स्थलशाही सौंदराजन इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है पुदुचेरी के उपराज्यपाल का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ की जो अभी तक उपराज्यपाल थी किरण बेदी जी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वी नारायण स्वामी, इनके बीच काफ़ी समय से एक लंबा विवाद चला आ रहा था, जिसके बाद से अब किरण बेदी जी को इस पद से हटा दिया गया है। इन्हीं के स्थान पर यहाँ का ये जो उपराज्यपाल का एडिशनल चार्ज है ये दिया गया है तमिलिसाई सौंदराजन को। यदि हम बात करें पुदुचेरी की तो देखिए पुदुचेरी जो कि भारत का एक यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ केवल 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में फैले हैं। ये कौन कौन से हैं? तो आप तमिलनाडु में देखेंगे ये है पुदुचेरी और करईकराल, ये हैं 2 जिले। इसके बाद केरल वाले एरिया में आप देखेंगे तो ये है माहे, और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में यदि आप देखेंगे तो ये है येनाम। यही है 4 जिले पुदुचेरी के। और देखिए ये जो पुदुचेरी वाला एरिया है यहाँ फ्रांसीसियों ने लगभग 138 साल तक शासन किया था। जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद भी फ्रांसीसियों का यहाँ शासन था। 1 नवंबर 1954 को इसका जो विलय है ये भारत में कर दिया गया था। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर बैन लगा दिया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।